जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2023 का जो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू है वो हम लोग 2 से 3 पार्ट में देखेंगे। कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट में पॉलिटी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, और दूसरा पार्ट भी आज ही आप लोगों को मिलेगा। उसमें साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस और जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप उनको नहीं भी रिवाइज करके जाते हैं तो एग्जामिनेशन में आपसे वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो जनरल अंडरस्टैंडिंग और बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले 6-7 साल के, उनको हमें लगा के जाना है, और वो आप लोगों को यहाँ पर चैनल पे मिल जाएगा पूरा कंप्लीट तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यानी विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर एग्जामिनेशन में आपको नहीं भी आइडिया है तो ध्यान दीजिएगा, जो सोशल प्रोटेक्शन है, कभी भी सामाजिक संरक्षण या इस तरह की बात करने वाला जो संस्थान है वो अपना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो एक तो ये तनख्वाह पर भी देते हैं, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, जिसे हम वैश्विक वेतन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और सबसे फेमस इनका एक ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जिसे हम विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 रिपोर्ट है, एक तो क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 बाकी है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, वाट कॉज्ड विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, उसमें हवा का रुख बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है। तो सबको पता है आप लोगों को कि उसका कारण कोरियोलिस बल या फिर कोरियोलिस फोर्स है। इसके बाद आप इस डायग्राम को भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स में तो आपको ये पता है कि ये जो इक्वेटर के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, ये हाई प्रेशर वाला जो बेल्ट है, हॉर्स लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं, यहाँ से पूरब की तरफ पूरब की तरफ से आती हुई हवाएं आपको बाईं तरफ घूमती हुई नजर आएंगी, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। व्यापारिक हवाएं हैं ये, जो पूर्वोत्तर की साइड से आती हैं। और ठीक उसी तरीके से ये हाई प्रेशर बेल्ट से जब आप पोल्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम की तरफ से हवाएं इस तरह से बहती हैं, तो ये वेस्टर्लीज के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला सवाल है संविधान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सारे आधिकारिक कामों के लिए जो इस्तेमाल करना है हमें, वो कितने समय के लिए करना है। संविधान में ये क्या लिखा गया था, कितने सालों तक करना है इसे। यानी भारत के संविधान ने प्रारंभ में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति कितने सालों के लिए दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 15 वर्षों के लिए दी थी। और ये बात आर्टिकल 120 यानी संविधान के अनुच्छेद 120 में लिखा गया है। तो अब आपको अनुच्छेद जो है वो ध्यान रखना है, आर्टिकल को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए सिंपल सा इन्होंने ये कहा था कि संसद की जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में होगी। लेकिन अगर कोई सांसद महोदय हैं और वो अपनी भाषा में, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के किसी और भाषा में अपनी बात को संसद के अंदर रखना चाहते हैं, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, सभापति, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं, वो मतलब लोकसभा के जो भी स्पीकर हैं, वो दोनों ही लोग पीठासीन अधिकारी, प्रिसीडिंग ऑफिसर, परमिशन दे सकते हैं सांसद महोदय लोगों को कि आप अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भी किसी और भाषा में संसद की कार्यवाही में अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है आर्टिकल 120 में कि जब 15 साल बीत जाएंगे संविधान के, अगर संसद कानून बनाकर आगे बढ़ाता है कि अंग्रेजी भाषा में भी संसद की काम काज जो भी हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वो होते रहना चाहिए, तब तो इंग्लिश आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो 15 साल पूरे होने के बाद, संविधान को जब अपनाया गया, बनाया गया, उसके 15 साल के बाद इंग्लिश में काम होना बंद हो जाएगा। ये आर्टिकल 120 में लिखा गया है। अब देखिए, ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, इस तरीके से भी पूछते हैं। पोर्ट दिया हुआ है, बंदरगाह और देश, और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है इगारका, चाइना में है। जकार्ता, इंडोनेशिया में है। मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे में है। और रॉटरडैम जो है वो नीदरलैंड में है। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इनके हिसाब से सही है, क्योंकि ये गलत है। इगारका चीन में नहीं है, इगारका जो है वो रशिया में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रॉटरडैम। रॉटरडैम जो है नीदरलैंड का,
नीदरलैंड में रॉटरडैम जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह या पोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कौन से नदी के ऊपर रॉटरडैम बसा हुआ है। ये जो बंदरगाह बना हुआ है वो नीदरलैंड्स में कौन सी नदी पर बना हुआ है, एक बार जरूर बताइएगा। क्या राइन नदी यहाँ बहती है, रोन नदी बहती है, या कोई और नदी बहती है, एक बार इसको मैप में जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में ही मौजूद है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य दोनों का हिस्सा है। तो क्या इसका आप ये जो चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा का जिक्र मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनमें भी लिखा गया है, और जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है डीपीएसपी उनमें भी लिखा गया है। तो अब आप आज जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, और जो मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल्स हैं उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, प्री और मेंस दोनों में काम आती हैं ये दोनों ही चीज़ें, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे पर्यावरण को दोनों में शामिल किया गया है। तो जो अनुच्छेद 48 का है, या फिर हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आर्टिकल 48A, ये बोलता है कि जो राज्य है, राज्य स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकारों से है, तो सरकारों को पर्यावरण की रक्षा और उनकी सुधार करने के लिए तथा देश के वनों और वन्य जीव इनकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सके, उसके प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी जीव जंतु हैं, जंगल हैं, उनको सुरक्षित कर सके, उनमें सुधार ला सके। ये तो चलिए बात लिखी गई है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में भी जो आर्टिकल 51A के तहत है, उसमें भी अगर आप देखेंगे जो इनका क्लॉज जी है या फिर 6 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जंगल हैं, झील हैं, नदियां हैं और वन्य जीव हैं, वन्य जीव सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए प्रति दया रखना, ये सब जो है बातें फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी गई है कि हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उनमें सुधार लाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो उसमें भी लिखी गई हैं, और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों का ये हिस्सा है। अगला सवाल है, मिड डे मील स्कीम को किस वर्ष पीएम पोषण स्कीम के नाम से बदल दिया गया था। यानी किस वर्ष मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2021 में इसका नाम बदल के पोषण कर दिया गया था। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये पूरा नाम है पीएम पोषण स्कीम का। इसका पहले जो नाम होता था वो मिड डे मील स्कीम यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के रूप से हम इसे जानते थे, और सितंबर 2021 से इसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक सवाल है, इनमें से कौन सा, इनमें ये जो आपके सामने चार घटित घटनाएं हैं, आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में सबसे अंतिम में हुई थी। तो होम रूल मूवमेंट आपको पता है कि 1916 में जब शुरू किया गया था तो दो लोगों के द्वारा इसे शुरू किया गया था। एक तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन व्हील, उनका न्यूज़पेपर था कॉमन व्हील, और एक न्यू इंडिया, इन दोनों न्यूज़पेपर का प्रयोग उन्होंने किया था अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे हमारा स्वायत्त शासन होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। सितंबर 1916 में इन्होंने शुरू किया था, और अप्रैल 1916 में पहले ही बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू कर दिया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन। और बाल गंगाधर तिलक जी का जो क्षेत्र था वो मुंबई छोड़ के पूरा महाराष्ट्र, उसके बाद नीचे कर्नाटक का क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविंसेस जिसे आज हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ये सब पूरे क्षेत्र में, और बेरार, ये सब क्षेत्र में उनका ये होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, और बाकी पूरे भारत में जहाँ भी कहीं था वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1916 में था जलियांवाला बाग मैसकर, आपको पता है 1919 खिलाफत आंदोलन और मपल्ला रिवोल्ट। तो जो मपल्ला विद्रोह है, मपल्ला विद्रोह है, ये 1921 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में ही लेते हैं हम लोग, 1922 आते आते खत्म हो गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और होम रूल आंदोलन 1916 है। तो मपल्ला विद्रोह जो है केरल का, वो 1921 में हुआ था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, विथ रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग, जो संसद की ज्वाइंट सिटिंग होती है उससे रिलेटेड
दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसके संदर्भ में ये दो कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो अनुच्छेद 109 या आर्टिकल 109 है वो हमें बताता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो देखिए ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 108 या फिर अनुच्छेद 108 के तहत ये बातें की गई हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संसद में संविधान में लिखा गया है। तो आर्टिकल 109 गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, स्पीकर जो है वो ज्वाइंट सिटिंग जो संयुक्त बैठक होती है दोनों ही सदनों का, संसद के दोनों ही सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। यानी कि लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली 2। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है, तो बुलाने का काम कौन करता है? ज्वाइंट सीटिंग का राष्ट्रपति जी करते हैं, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कारण है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो मौजूद नहीं है, तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में कौन अध्यक्षता करेगा? तो जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं वो उसकी, जो उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे उस संयुक्त बैठक की। अगर मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही लोग किसी कारण से मौजूद नहीं हैं, तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो नहीं करेंगे, जो डिप्टी चेयरमैन है, उपसभापति है, वो करेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अब जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनको क्यों नहीं रखा गया अध्यक्षता करने के लिए? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जिन्हें हम उपसभापति बोलते हैं, ये तीनों ही लोग संसद के ही मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, सभापति होते हैं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि सांसद महोदय नहीं होते हैं, उनको तो सांसद लोग चुनते हैं। इसीलिए ज्वाइंट सीटिंग की प्रक्रिया में उनको बाहर रख दिया गया। आगे देखते हैं। फिर ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह से पूछ दिया जाता है। आपको बताना है एक तरफ प्रावधान है और संविधान का भाग यानी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए ट्रिब्यूनल्स है पार्ट 11, नहीं पार्ट 11 जो है पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अधिकरण या ट्रिब्यूनल नहीं है पार्ट 11 में, वो तो केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो मेंशन होता है। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 सही है, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 सही है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पार्ट 17 में है, ये भी सही है। तो आप इस टेबल को पढ़ लीजिएगा, ये साथ में पीडीएफ की जोड़ दिया गया है। इधर बाईं तरफ ट्रिक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन से पार्ट में क्या है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बताया जाता है। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। पार्ट 14 में वो सेवाएं हैं जो कि केंद्र और राज्यों के अंतर्गत आती हैं। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रावधान है, और पार्ट 20 जो है उसमें संशोधन के बारे में बताया गया है संविधान में, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए, इसी के इर्द गिर्द सवाल हमेशा पूछा जाता है। Tappa style of music was refined and developed in which of the following मुगल emperor's court? यानी संगीत की टप्पा शैली का परिष्कृत एवं विकास निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में हुआ था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी, मोहम्मद शाह। अब देखिए टप्पा जो है वो एक सेमी क्लासिकल स्टाइल है इंडियन वोकल म्यूजिक का, जो कि पंजाब के जो कैमल राइडर्स थे उनके फोक सॉन्ग से इसको डेवलप किया गया है। मतलब क्या है, टप्पा जो है भारतीय गायन संगीत की एक ऐसी अर्धशास्त्रीय शैली है जिसकी उत्पत्ति पंजाब के ऊंट सवारों के लोक गीतों से हुई है, ठीक है। और इसे परिष्कृत किया गया और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में इसे पेश किया गया, और बाद में अवध के नवाब जो आसिफुद्दौला जी थे उनके दरबारी गायक मियाँ गुलाब नबी शोरी द्वारा इसे पेश किया गया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये जो लाइन है इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज पढ़िएगा। अब देखिए ये है कुछ झील और ये देश हैं और आपको मिलाना है, जैसे कि बंदरगाह और देश हमने देखा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। मैराकाइबो पोर्ट वेनेजुला में है, और इसका एक रिकॉर्ड ये है मैराकाइबो पोर्ट का वेनेजुला में कि सबसे अधिक बिजली 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर गिरती है, लोग देखने भी जाते हैं। तो मैराकाइबो पोर्ट वेनेजुला में है।
मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओनेगा कनाडा और लेक बाइकल जो है वो रशिया में है। ओनेगा कनाडा में नहीं है, जो ओनेगा है वो भी आपका रशिया का ही हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा। ओनेगा जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और जो लेक लडोगा है उत्तर पश्चिम रशिया में, वो यूरोप की सबसे बड़ी झील है। तो इसको ध्यान रखिएगा, लेक लडोगा जो कि उत्तर पश्चिम रशिया में ही है, वो आपका सबसे बड़ा झील है। तो ये लेक लडोगा, लेक ओनेगा, इसको आप लोग मैप में ज़रूर देखिएगा, वहाँ से जल्दी आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। वेनेजुला का जिक्र था, मैराकाइबो जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो वेनेजुला में है। तो वेनेजुला जो है वो दुनिया का सबसे अधिक जो सिद्ध किया जा चुका है, प्रूफ किया जा चुका है कि हाँ इनके पास इतना कच्चे तेल का भंडारण है, उस हिसाब से सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडारण वेनेजुला में उपलब्ध है। लगभग लगभग पूरी दुनिया का 20% जो कच्चा तेल है वो वेनेजुला में उपलब्ध है 2023 के आंकड़े के हिसाब से। सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर आता है वेनेजुला के बाद कच्चे तेल के भंडारण में। इनके पास लगभग 17% पूरी दुनिया का कच्चा तेल मौजूद है। तो पहले नंबर पे वेनेजुला है, 20% के आसपास कच्चे तेल का भंडारण है इनके पास, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कौन से अधिनियम से, किस एक्ट के द्वारा ये जो सिस्टम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसमें 120 सदस्य हुआ करते थे, उस वो बनाया गया था? यानी निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाला चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट ऑफ, मतलब ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 है, भारत सरकार अधिनियम 1921, इसी के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को बनाया गया था। लेकिन ये एक्चुअली संशोधन किया गया था इस अधिनियम, ये अधिनियम अलग से इसलिए लाया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसी में संशोधन करके ये 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 को लाया गया था। और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, इनकी पहली बैठक 8 फरवरी 1921 को लाल किला पे हुई थी। और महाराजा जो बीकानेर के थे सर गंगा सिंह, वो पहले चांसलर बने थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कभी कभी इस तरह का भी सवाल आता है, ये सवाल इसलिए भी शामिल किया गया ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। कौन सा इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी की श्रेणी में नहीं आता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? वॉलेंट्री सोशल सर्विस, फार्मिंग, सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए सेवा देना, सर्विस सेक्टर, वो तो है ही अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल है, ये भी सर्विस सेक्टर में ही आएगा। फार्मिंग है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, प्राथमिक जो गतिविधि है उसमें प्राइमरी एक्टिविटी में ये आएगा। लेकिन अगर आप स्वैच्छिक समाज सेवा कर रहे हैं, वॉलेंट्री सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं वॉलेंट्री, अपने अपने तरीके से स्वैच्छिक रूप से समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसका पैसा तो आप ले नहीं रहे हैं। तो जब पैसा नहीं ले रहे हैं, अर्थ जहाँ नहीं इन्वॉल्व है, अर्थ जहाँ नहीं लेना देना है पैसे का, तो वहाँ पर आर्थिक चीज़ भी नहीं होगी। जब आर्थिक चीज़ नहीं होगी तो आर्थिक गतिविधि भी नहीं होगी। तो इस तरह का भी सवाल कभी कभी पूछ देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और साइंस से जुड़े हुए जो पिछले साल 2023 में सवाल पूछे गए थे और कुछ और भी जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हम लोग दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। तो बाकी जो पुरानी पीडीएफ्स हैं वो सारी शेयर कर दी गई हैं, वहाँ से जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। जितनी क्लासेस अभी तक हुई हैं, लगभग 18-19, उन सभी की पीडीएफ्स कल वहाँ पर शेयर कर दी गई थी। 1-2 एक्स्ट्रा ही पीडीएफ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।